नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर, क्या बिहार के शादी में बैंड बाजा और बारात लगाने की इजाजत मिल गया है और क्या कहा बिहार सरकार के गृह विभाग ने और क्या आदेश जारी किया, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। और बिहार के किस जिले में 4 थाना अध्यक्षों को निलंबित किया गया है और किस कारण से इनको निलंबित किया गया और किसने किया, इसका संपूर्ण और पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। बिहार में कहां पर जयमाल के दौरान गोली चलने से लड़की के भाई को गोली लगी और फिर क्या हुआ, इसका संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और बिहार में कहां पर सबसे ज्यादा लग रहा है ठंड और इसका कारण क्या है, इसका पूरा जानकारी हम आपको बताएंगे। और बिहार में किस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और कैसे हुआ और कहां हुआ, इसका पूरा जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। क्या बिहार में कोरोना वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल शुरू होने वाला है और कितने लोगों पर इसका टेस्ट किया जाएगा, इसका जानकारी हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। क्या बिहार में अपराध पर लगाम लगाने की कवायद शुरू हो गया है, तो कैसे करेगी सरकार इस पर काम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और बिहार सरकार जरूरतमंद बुजुर्गों को कैसे कर रहेगी मदद और क्या है प्लान, हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और क्या अगले साल तमिलनाडु से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत, क्या है पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और क्या नेपाल और भारत के बीच मिट रही है दूरियां, मगर चीन फिर कैसे कर सकता है रिश्ते खराब, इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और क्या मोदी सरकार फ्री में बांट रही है देश के सभी छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन, जानेंगे इस वीडियो में कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो दोस्तों, आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को भांपकर 7 दिनों की सख्ती करने वाला बिहार सरकार का आदेश 72 घंटे नहीं टिक सका। गुरुवार 26 नवंबर की शाम बिहार के सचिव आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने नई पाबंदियों की जानकारी दी थी। राज्य भर में शादी समारोह के दौरान सड़क पर बैंड बाजे के साथ बारात निकालने पर रोक लगा दिया गया था और वैवाहिक कार्यक्रम में स्टाफ समेत 100 लोगों की सीमिति दर्ज की गई थी। सरकार को आदेश था कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। इस आदेश के जारी होने के 24 घंटे के अंदर ही पटना के सड़क पर बैंड बाजा के साथ बारात निकालने का दृश्य भी दिखा और 48 घंटे के अंदर बैंड पार्टी वाले खुद सड़क पर उतर आए। नतीजन रविवार की दोपहर के बाद ही गृह विभाग ने एक और आदेश निकालने और न सिर्फ सड़कों पर बैंडबाजी बजाने की अनुमति दी, बल्कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों की संख्या और स्टाफ सहित बढ़ा दी, यानी कि 150 लोग अब शादी में सम्मिलित हो सकते हैं। बिहार सरकार की गाइडलाइन से बैंड वालों को सबसे बड़ा झटका लगा था। शनिवार को पटना के सुल्तानगंज इलाके में बैंड वालों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि पिछले 9 महीनों से बैंड बाजा और लाइट वालों की धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया और रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है। सरकार ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। अब 25 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक शादी के लिए शुभ मुहूर्त का समय है। ऐसे में सरकार को अपनी फैसले पर फिर से विचार कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैंड बजा बजाने की अनुमति देनी चाहिए। बिहार में 4 थाना अध्यक्ष कहां नपे और शराबबंदी कानून पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने वाले पटना वैशाली के 1 और मुजफ्फरपुर के 2 थाना अध्यक्षों को निलंबित क्यों किया गया, आइए जानते हैं। बिहार पुलिस के मुख्यालय ने 4 थाना अध्यक्षों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने को भी कहा गया है। निलंबित थाना अध्यक्षों में पटना के कंकड़बाग थाना अध्यक्ष, वैशाली के गंगा ब्रिज थाना अध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के अहियापुर व मीनापुर थाना अध्यक्ष शामिल है। इन पर शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई करने में उदासीनता बरतने का आरोप लगा है। इसमें पटना वैशाली व मुजफ्फरपुर के अहियापुर के थाना अध्यक्षों के खिलाफ डीजीपी ने कार्रवाई की है, जबकि मीनापुर थाना अध्यक्ष के खिलाफ
आईजी बिहार की ओर से कार्रवाई किया गया है। दरअसल महानिषेध विभाग की संयुक्त और केंद्रीय टीम द्वारा शराब की बिक्री को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी। पटना के कंकड़बाग इलाके के अशोकनगर गंगा ब्रिज थाना इलाके में तथा अहियापुर इलाके में इस टीम ने शराब व इसके निर्माण से जुड़ी सामग्रियां पकड़ी थी। भट्टियों को ध्वस्त किया गया था और प्रदेश में शराबबंदी लागू होने के बावजूद इन इलाकों में शराब मिलना इन थाना प्रभारियों की विफलता व कार्यपालन में लापरवाही मानी गई। इस वजह से डीजीपी ने इन तीनों थाना अध्यक्षों को निलंबित करने का निर्देश दिया और मीतपुर थाना अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए जनता के बीच शराब व रुपए बांट रहे शख्स पर कार्रवाई करने में लापरवाही की। उन्होंने हिरासत में लिए गए शख्स को उसी की गाड़ी में बैठकर थाना की सुविधा दी, जिस वजह से उसे असामाजिक तत्वों द्वारा जोर जबरदस्ती कर पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया गया। यह उनके कार्यपालन में घोर लापरवाही और अनुभवहीनता व अदूरदर्शिता दिखाता है। इस वजह से मीनापुर थाना अध्यक्ष पर आईजी के निलंबन की कार्रवाई करते हुए और विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने को भी कहा गया है। बिहिया में हर्ष फायरिंग के दौरान दुल्हन का भाई को घायल हो गया है, यानी गोली लगने से घायल हो गया है। रविवार की रात भोजपुर जिले के बिहिया थाना इलाके में जयमाल के दौरान गोली चली। गोली चलने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्टेज पर मौजूद लड़की के भाई को गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद लोगों ने उसे बिहिया पीएचसी में भर्ती कराया। युवक की हालत गंभीर देख उसे पटना रेफर किया गया। बारात भोजपुर के नावाडी गांव से बिहिया अस्पताल रोड आई हुई थी, जिसमें संतोष शाह की बेटी प्रियंका की शादी थी। इसमें स्टेज पर उसके भाई प्रिंस कुमार को गोली लगी और गोली लगने से के दौरान स्टेज पर वर वधू दोनों के पक्ष के लोग मौजूद थे। इस बारे में लड़की के रिश्तेदार ने बताया कि गोली किसने चलाई और इस बारे में जानकारी नहीं है। कुछ लोग स्टेज पर मौजूद थे और गोली चलते ही लोग भागने लगे। कुछ देर बाद प्रिंस कुमार स्टेज पर गिरा हुआ दिखा और उसे बेहोश देख सभी ने उठाकर पीएचसी में भर्ती कराया। बर्फबारी से बिहार में ठंड जो है बढ़ गया है। गया के बाद पटना रहा सबसे ठंडा और सभी जिलों में औसत से न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब बिहार पर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बारिश से न्यूनतम तापमान गिर रहा है। यहां लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण देश के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली बर्फीली हवाओं से प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान में भी इसका असर पड़ा है। रविवार को गया सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री रहा। वहीं पटना में 10.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में शुष्क मौसम बना हुआ है। इसकी वजह से 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की तरफ से बहने वाली हवा की तीव्रता आने वाले 4 दिनों तक अधिक रहेगी। इससे आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से झारखंड और पश्चिम बंगाल में 48 घंटे के अंदर हल्की बारिश होने का माहौल बन रहा है और इसका प्रभाव बिहार के तटवर्ती और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर पड़ेगा। इसके साथ ही हिमालय के तराई क्षेत्र में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। रक्सौल, पूर्णिया, भागलपुर सहित नेपाल से सटे क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के आसार हैं और इसका असर प्रदेश के अन्य इलाकों पर भी पड़ेगा। बिहार में सांड से टकराकर पटरी से उतरी पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। बाल बाल बचे रेल यात्री। पटना से जयनगर आ रही इंटरसिटी ट्रेन की एक बोगी स्टेशन पहुंचने से पहले जयनगर में पटरी से उतर गई। ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में सांड के आ जाने से यह घटना हुआ, लेकिन हादसे में यात्रियों को किसी तरह का नुकसान की सूचना नहीं है। घटना रविवार की रात लगभग 10:15 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही रेलवे के बैगन एंड कैरेज KCW एस राम कुमार राय के नेतृत्व में रेल कर्मी बोगी को पटरी पर चढ़ाने में जुट गए थे। रेल अधिकारी के अनुसार ट्रेन पटना से जयनगर आ रही थी। ट्रेन शहर के शहीद चौक के निकट गुमती नवंबर 39 से गुजरने वाली थी और तभी अचानक पटरी के बीच एक सांड आ गया।
ट्रेन की चपेट में आने से सांड की कटकर मौत हो गई और वही हादसे में इंजन से दूसरी बोगी पटरी से उतर गई। अधीक्षक राजेश मोहन मलिक ने बताया कि यात्रियों को कोई क्षति नहीं हुआ, ट्रेन मार्ग क्लियर कर दिया गया है और खबर लिखे जाने के तक रेल कर्मी डिरेल बोगी को पटरी पर चढ़ाने में लग गए थे। बिहार में 2 फेज का कोरोना वैक्सीन ट्रायल पूरा हो चुका है। तीसरे फेज की तैयारी शुरू हो गई और अभी तक 250 से अधिक व्यक्तियों का इसके लिए निबंधन भी हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को पटना एम्स के वैक्सीन ट्रायल की समीक्षा की। इसके बाद चौबे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। एम्स के निदेशक से डॉक्टर ठाकुर के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली। डॉक्टर ठाकुर कोरोना से पीड़ित होने के बाद एम्स में उनका इलाज चल रहा है और चौबे ने एम्स निदेशक, कोविड प्रभारी एवं अन्य डॉक्टर के साथ बैठक की। वैक्सीन ट्रायल पर चर्चा के दौरान चौबे ने डॉक्टरों व वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और उनके कार्यों की सराहना की। कहा कि केंद्र सरकार हर देशव्यापी तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने पटना एम्स में भर्ती कोरोना मरीजों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव एवं टीबी एसोसिएशन के बिहार चैप्टर के अध्यक्ष उपेंद्र विद्यार्थी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। चौबे ने बताया कि बिहार में RT-PCR जांच को लेकर 17 केंद्रों को अपग्रेड करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही परिमंडलीय स्तर पर भी RT-PCR से टेस्टिंग की व्यवस्था संभव हो जाएगी। केंद्र के सहयोग से बिहार को एक कोवास मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे टेस्टिंग की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बिहार में कोरोना नियंत्रण की स्थिति को बेहतर बताया और लोगों को इससे बचाव की अपील भी की। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने की कवायद, अब सभी थाना क्षेत्रों में होगी पैदल गश्त। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस पैदल गश्ती का भी सहारा लेगी। पुलिस मुख्यालय ने पैदल गश्ती कराने का आदेश दिया है। राज्य के सभी थानों में यह व्यवस्था लागू होगी। डीजीपी SK सिंघल के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP और इस पर अमल होने को कहा है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी थानों में पैदल गश्ती हो, यह जिला के SP को सुनिश्चित करना है। क्षेत्राधिकार के अधीन सभी थानों क्षेत्रों में पैदल गश्ती के लिए SP आदेश जारी करेंगे। आदेश में कहा गया है कि समय समय पर इसकी जांच की जाएगी। यदि कहीं घटना घटती है तो लापरवाह और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। पैदल गश्ती सही से हो रही है या फिर खानापूर्ति की जा रही है, इसकी समीक्षा रोजाना होगी। समीक्षा की जिम्मेदारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर की होगी। यह काम रोजाना होगा और दोनों पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में पड़ने वाले थानों में पैदल गश्ती की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी सिपाही और हवलदार को पैदल गश्ती की ड्यूटी दी जाएगी। बिहार में जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए बुनियाद में स्वास्थ्य सुविधा युक्त खुलेंगे 25 नए वृद्धाश्रम। बिहार में निराश्रित, लाचार व अकेलेपन से पीड़ित वृद्धजनों के लिए 25 नए वृद्धा आश्रम का संचालन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन इन वृद्धा आश्रमों का निर्माण व संचालन किया जाएगा। यह आश्रम बुनियादी केंद्रों से संचालित होगा। विभाग ने वृद्धजनों के लिए वृद्धा आश्रमों के संचालन को लेकर अलग से भूमि या भवन की तलाश किए जाने की जगह बुनियादी केंद्र भवन खाली हिस्से को ही अपने आश्रम के रूप में तब्दील करने का निर्णय लिया है। बुनियादी केंद्र भवन भी समाज कल्याण विभाग के अधीन ही संचालित किया जाता है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक वृद्धाश्रम में 25 वृद्धजनों के रहने की व्यवस्था होगी। इसमें वृद्धजनों को बुनियादी केंद्र में कार्यरत कर्मियों के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्हें नेत्र जांच कर चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा। बहरेपन के इलाज को लेकर जांच उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध होगी। वृद्धजनों की स्वास्थ्य की जांच नियमित की जाएगी। इसके लिए भोजन, आवासन एवं मनोरंजन इत्यादि की सुविधा भी होगी। अगले साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं इलाइवा यानी कि सुपरस्टार रजनीकांत, इस पर जल्द लेंगे फैसला। तमिलनाडु के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद राजनीतिक दलों के बीच चुनाव को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। इस बीच रजनी मक्कमल मद्रम के प्रमुख और अभिनेता रजनीकांत ने आज पार्टी के जिले सचिवों की बैठक चेन्नई में बुलाई। बैठक के बाद अभिनेता रजनीकांत ने कहा
कि आज की बैठक में जिला सचिवों और मैंने बातचीत की है। उन्होंने मेरे हर फैसले में मेरा साथ देने का आश्वासन दिया है। मैं जल्द से जल्द फैसला लूंगा। बता दें कि साल 2021 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होना है और रजनीकांत ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों की नजर रजनीकांत के फैसले पर टिकी है। जल्द तय हो जाएगा कि रजनीकांत विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। बीते माह रजनीकांत के नाम से सामने आए एक पत्र ने तमिलनाडु की हलचल तेज कर दी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी के चलते डॉक्टर रजनीकांत के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। राजनीति में फिलहाल रजनीकांत का प्रवेश टल सकता है। हालांकि बाद में रजनीकांत ने इस पत्र के होने से इनकार कर दिया था। पिछले साल अभिनेता कमल हसन और रजनीकांत ने एक साथ काम करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद तय माना जा रहा था कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है। क्या नेपाल और भारत के बीच मिट रही है दूरियां, मगर चीन फिर कैसे कर सकता है रिश्तों को खराब? आइए जानते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। चीन के बहकाव में आए पड़ोसी देश नेपाल अब एक बार फिर से भारत के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहता है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए उत्सुक है और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की 2 दिवसीय यात्रा के बाद नेपाल भारत के साथ ट्रेवल एयर बस के मसले और बहुउद्देशीय पंचेश्वर परियोजना पर भी सकारात्मक कदम उठा सकती है। यह जानकारी इस मामले से परिचित लोगों ने दी है। हर्षवर्धन श्रृंगला ने 26 नवंबर को पीएम ओली के साथ 50 मिनट तक एक बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के लिपु लेक सीमा रेखा और जिस वजह से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े उसको सामान्य करने पर फोकस किया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ महीनों में दोनों देश अपने संबंधों में आए खटास को कम करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि नेपाल पूरी तरह से चीन के पाले में चला जाए, ताकि उसे भारत के खिलाफ नेपाल में अतिरिक्त लाभ उठाने का मौका मिल जाए। बता दें कि सीमा पर जारी गतिरोध के बीच चीन नेपाल को अपने पाले में करने की काफी समय से कोशिश करता रहा है, मगर नई दिल्ली और काठमांडू के राजनयिकों का सुझाव है कि कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो चीन की राजनीति और अर्थव्यवस्था को, यानी कि चीन नेपाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता देख रहा है। काठमांडू को वापस अपनी पकड़ में ले सकता है। दरअसल नेपाल में जारी राजनीतिक संकट और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सह अध्यक्षों यानी कि केपी शर्मा ओली और पीके दहल उर्फ प्रचंड के बीच लड़ाई में सत्तारूढ़ पार्टी को अनिश्चितता की ओर बढ़ा दिया है और इसी ने चीन को हस्तक्षेप करने का मौका दिया है। क्या मोदी सरकार फ्री में बांट रही है देश के सभी छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन? जानेंगे इस वीडियो में क्या सच है और क्या झूठ है। कोरोना काल में साइबर फ्रॉड में लगातार बढ़ रहे हैं बढ़ोतरी, यानी कि साइबर कॉल की साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं और महामारी के कारण ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, तो वही बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही है। इसी वजह से जालसाज गलत जानकारी देकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक ताजा मामला सामने आया है कि जिसमें जालसाज व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल कर रहे हैं। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए छात्रों को फ्री में लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन दे रही है। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया जा रहा है। इसमें सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को अपनी निजी डिटेल भरने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में यदि आप इस लिंक पर अपनी निजी डिटेल भरते हैं तो आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस साइबर ठगों ने लोगों से मैसेज को शेयर करने की अपील की है, जिसमें साइबर ठगों की ओर से कहा गया है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को लैपटॉप की आवश्यकता हो वो इसे प्राप्त कर सके और हमारे देश की साक्षरता दर में सुधार हो सके। ठंड पर 3 राज्यों से रिपोर्ट। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा 1 डिग्री और शिमला में बर्फबारी, लेकिन कोरोना के चलते टूरिज्म कम हुआ। राजस्थान के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से शीतलहर चल रही है। माउंट आबू में रविवार को लगातार दूसरे दिन तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया है। नवंबर के आखिरी 10 दिनों में 8 बार पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच चुका है। ओस की बूंदें बर्फ बन रही हैं और माउंट आबू में पिछले 10 सालों के मुकाबले इस बार मौसम का ट्रेंड बदला है। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब नवंबर के महीने में तापमान 1 डिग्री तक पहुंचा और बर्फ भी जमी। हिमाचल प्रदेश के सबसे पसंदीदा टूरिज्म स्पॉट शिमला के इस बार समय से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन कोरोना की वजह से टूरिस्ट
कम पहुंच रहे हैं। होटल के ऑक्यूपेंसी सिर्फ 20% तक ही है और कोरोना के बीच हिमाचल प्रदेश में सितंबर से पर्यटकों की आवाजाही की छूट दे दी गई थी। उत्तर पश्चिम की ओर से 11 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने से बिहार में आने वाले दिनों में तापमान गिरेगा और दिसंबर के पहले सप्ताह में ठंड के साथ ही गलन बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों में बिहार में और भी पारा गिरने का संभावना है, जिसमें बिहार में कड़ाके की ठंड लग सकती है। 24 घंटे में पटना में 234 और बिहार में 606 नए कोरोना के मामले मिले। पटना में नहीं थम रही है संक्रमण की रफ्तार, जानेंगे क्यों। पटना में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। 24 घंटे में 234 नए मामले सामने आए, जबकि प्रदेश में 606 लोगों में कोरोना की सब पुष्टि किया गया। पटना का आंकड़ा प्रदेश में सबसे ऊपर है। अन्य जिलों में संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी कि पटना में है। संक्रमण पर काबू पाने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए मास्क चेकिंग का अभियान और तेज कर दिया गया है। 24 घंटे में प्रदेश में 1,35,944 लोगों की कोरोना जांच की गई। अब तक प्रदेश में कुल 2,35,159 लोगों की कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें 1,259 लोगों की जान चली गई। प्रदेश में 5,648 एक्टिव केस हैं और पटना में अब तक कुल 42,016 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें 325 लोगों की मौत हुई। पटना में एक्टिव मामलों की संख्या 1891 है। डीएम कुमार रवि ने कोरोना से बचाव को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दुकानदार और भीड़ भाड़ वाली जगह मास्क की जांच की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए जिससे लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। अनुमंडल स्तर पर टीम बनाकर काम करने का निर्देश भी दिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।